हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर ट्यूसडे। सर मंडे कहाँ चला गया बीच में? मंडे कहीं नहीं गया है। मंडे जो है गांधी जी जयंती जो है मनाई जाएगी और महात्मा गांधी जी की अब जयंती मनाइएगा और 2 अक्टूबर की छुट्टी रखिएगा। सर छुट्टी रखेंगे नहीं, छुट्टी है नहीं। देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ छुट्टी रखिएगा मतलब जो लोग अपने मतलब जिनकी अपनी शॉप है, अपना बिजनेस है, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर कि ऑफिसेज तो शायद ना खुलें, लेकिन जो दुकानें हैं वो खुलती हैं। तो जिनका अपना धंधा है या कुछ ऐसे काम से रिलेटेड है, मान लीजिएगा हमारे जैसे सीए फ्रेंड्स ही हैं, तो वो जनरली अपने ऑफिसेज खोल लेते हैं, और नहीं भी खोलते हैं तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 अक्टूबर की छुट्टी रखिएगा। भैया शेयर बाज़ार की छुट्टी है तो सर आपकी भी छुट्टी होगी। सर आप भी 2 अक्टूबर को वीडियो मत बनाना, ठीक है? कोशिश करूँगा कि कल ही का सारा काम निपटा दूँ, और जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर करनी तो कल के दिन में आपके साथ शेयर कर लें। और सबसे पहली बात, आज की इस वीडियो में हम मार्केट का एनालिसिस तो करेंगे ही, लेकिन ब्रॉडर व्यू क्या लग रहा है बाज़ार का आगे, वो आगे यानी कि कल एक कोशिश करेंगे कि एक पूरा वीक डेज के अंदर यानी कि ट्यूसडे के बाद क्या आउटलुक लग रहा है, उसके आगे पीछे जो स्टोरी चल रही हैं, जिस तरीके की खबरें हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात, हमने पिछले एनालिसिस में क्या चर्चा की थी? पिछले वीडियो के अंदर हमने फ्राइडे सेशन के लिए जो चर्चा की थी वो यही कहा था कि भाई बाजार अगर ऊपर खुले तो बेचने की चेष्टा करनी है, नीचे खुले तो खरीदने की चेष्टा करनी है, यानी कि बाजार एक रेंज में रहेगा। और सिमिलरली हमारे भी ट्रेड उसी तरीके से रहे, और बाय गॉड ग्रेस हम हर राइज के ऊपर सेल करते रहे, और हमें 2 बजे के बाद जो है ये हो गया था कि बस ठीक है, अब बाजार ने चलना छोड़ दिया है, बाजार शाम को आते आते प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाएगा जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो। तो कुल मिला के हालांकि हमारी जो सेलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा जल्दी था, और अल्टीमेटली हमारी इंट्राडे पोजीशंस थी काफ़ी, तो वो इंट्राडे में ही निपटा के आ गए। और क्योंकि वीकेंड है, चलो जी आराम से 3 दिन की छुट्टी है, तो कुल मिलाकर जो है रिलैक्स मोड के अंदर एक जो पोजीशन साइजिंग है वो भी कम करके आराम से 3 दिन एंजॉय करते हैं। बट बाज़ार सेल ऑन राइज रहा, एक कंफर्टेबल फ्राइडे जो है के बाद हम आज आपके साथ वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। अभी भी निफ्टी को देखकर ऐसा ही लगता है, लेकिन निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे गौर से तो 19,700 के कॉल राइटर्स थोड़ा सा दूर चले गए हैं। तो हो सकता है कि बाजार 19,800 भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, वो ट्यूसडे में करेगा या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, यूएस के बाजार सस्टेन नहीं हो रहे हैं, इंडिया के अंदर भी जो पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट थे कोई मतलब जहां बाजार का लेवल है उसके मुताबिक तो नहीं थे कम से कम। उसके अलावा तीसरी चर्चा आप भी देखिएगा, यूएस के अलावा अगर आप चाइना को देखेंगे तो जो चाइना की रियल एस्टेट मार्केट है वो आपको पता है एवरगार्ड के चक्कर में किस तरीके से चल रही है, और वहाँ पे जो उनकी जो लोन है वो बहुत सारे जो लोन्स हैं वो यूएस के भी हैं। तो अब देखते हैं ये जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस है ये थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट कर सकता है आने वाले समय के अंदर, वो हो सकता है भी इमीडिएटली ना करे। डॉलर इंडेक्स काफ़ी मजबूत रहा पिछले हफ्ते में, और 106 के दायरे जो है पार करते हुए निकल गया था, हालांकि बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ। इसी तरीके से ब्रेंट क्रूड भी तकरीबन $95 के आसपास पहुंच गया था, वहाँ से सॉफ्ट हुआ। तो हफ्ते के अंतर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस तो आई, जो हमारे बाज़ारों में भी फ्राइडे के दिन जो है 114 पॉइंट की हमने तेज़ी देखी। लेकिन हमारे यहाँ पे एक डोमेस्टिक रीज़न है जिसकी शायद अभी लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो है पॉलिटिकल रीज़न। देखिएगा, जो अभी वर्तमान में सरकार है उसको पहले कुछ स्टेट इलेक्शन से गुजरना है, और अगले इलेक्शन से पहले जो स्टेट इलेक्शंस हैं वहाँ पर बीजेपी की हालत अभी अगर ग्राउंड रियलिटी देखें और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश में हालत काफ़ी पतली है, और जो दिग्गज मंत्री हैं या जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं उनको विधानसभा की टिकट के लिए उतार दिया है। हालांकि वो खुद नाराज भी चल रहे हैं कुछ कीजिए, आपने हमारी सही वर्थ नहीं लगाई। लेकिन बीजेपी को पता है कि अगर एक एरिया में कुछ उतारेंगे ऐसे मजबूत लोग तो हो सकता है 2-4 सीटें आसपास की भी हम जीत जाएं। बट कुल मिला के मध्य प्रदेश में कुछ और पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ साथ
कुछ और खबरें भी रही हैं, क्योंकि मेरा चैनल उस तरीके का नहीं है कि मैं वो चर्चाएं आपके साथ करूं। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट की जो इमेज है वो थोड़ी सी ख़राब है अभी जो वर्तमान में। तो बीजेपी के लिए कोई आसान रहा नहीं है, तो बड़ा चैलेंजिंग मामला रहेगा। और कांग्रेस की और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर मजबूत रहेगी, और हो सकता है कि आज की डेट में कांग्रेस वहाँ पर बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से। दूसरी बात अगर हम बात करें कि भाई छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, और ऐसी कोई मतलब ज़्यादा नेगेटिविटी कांग्रेस के लिए अभी हाल फिलहाल में नहीं है। तो वहाँ भी एक चैलेंज जो है बीजेपी के लिए हो सकता है, और ये बाजार देखिएगा इन चीज़ों को डिस्काउंट करेगा। आपको शायद अभी नहीं लग रहा हो कि भाई अभी डिस्काउंट नहीं हो रहा, बाजार सब चीज़ें डिस्काउंट कर रहा है धीरे धीरे। आप लोग ये सोच रहे कि यार वो 20,000 की तेजी एकदम नीचे 600 पॉइंट आई है, अभी दोबारा से बाजार पलट के ऊपर की तरफ जाएगा। अभी आपको इस हफ्ते में ना बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी, इस हफ्ते में और इससे अगले हफ्ते में भी। इस हफ्ते में एक और चीज़ होनी है, वो भी आपको बता दूँ कि जो बैंकों के प्रोविजनल डेटा या एनबीएफसी के प्रोविजनल डेटा भी आने, उन पर भी एक नज़र रहेगी। जीएसटी की कलेक्शन पे भी नज़र रहेगी। ऑटोमोबाइल्स के डेटा आपको कल शायद उपलब्ध हो जाए, 1 तारीख है, या नहीं तो परसों तक जो है वो डेटा आ जाएंगे ऑटोमोबाइल्स के। ऑटो कंपनी की क्या जो है रफ्तार रही है गाड़ियों को सेल करने की, क्योंकि हम फेस्टिवल सीजन्स के अंदर घुस चुके हैं। और हालांकि अभी तो जो है जिस तरीके से श्राद्ध जो है शुरू हुए हैं, तो 10-15 दिन थोड़ा सा वैसे भी ठंडा रहेगा जो ऑटोमोबाइल्स का, तो अगले महीने के नंबर्स पे भी जो फोकस रहेगा। इसके बाद जो है राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी हालत कांग्रेस की मजबूत है, क्योंकि वर्तमान में सरकार भी है, लेकिन जिस तरीके की कलह है आपस में, जिस को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाना चाहती है, वो शायद बीजेपी राजस्थान के लोगों को पसंद नहीं है, और वो मैनेजमेंट लेवल पे। तो अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर बीजेपी रूल कर रही है वहाँ उसको चैलेंज है, जहाँ पे कांग्रेस अभी वर्तमान में है वहाँ पे उसको चैलेंजेस नहीं मिल रहे। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से भाई बायस्ड डिसीजंस नहीं ले रहा हूँ मैं जो ग्राउंड रियलिटी वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं जो बाजार के लिए नकारात्मक हैं, अगर बीजेपी के लिए कुछ भी खराब हो रहा है वो बाजार के लिए अच्छा नहीं है, ये बात आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आपको बहुत बार लगता होगा कि सर आप मोदी जी की तारीफ करते रहते हो, जहाँ पे अच्छी चीज़ होती है मैं बात करता हूँ, जहाँ पे ग्राउंड रियलिटी कांग्रेस के फेवर में, तो भैया मैं वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे शेयर बाजार से वो जुड़ी हुई है। तो ये तो सर इम्पैक्ट करेगी, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। तो अब इस माहौल में जिस तरीके से बाजार ऊपर से गिर के आया है, बड़ी कैंडल एक्सपायरी में बनी, उसके बाद एक रिलीफ कैंडल, ग्रीन कैंडल ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। हमें लग रहा है कि ट्यूसडे का सेशन भी इस जो बड़ी कैंडल है, जो निफ्टी की बड़ी कैंडल है, इसी के अंदर इनसाइड रहेगी, यानी कि इनसाइड कैंडल अभी आपको और देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि मेरा मानना ये कि इस बड़ी कैंडल के अंदर ही बाजार रहेगा, और इस बड़ी कैंडल को आप फोकस लगा लीजिए, जो बड़ी रेड कैंडल है। जब तक इस बड़ी रेड कैंडल में बाजार है एक रेंज में रहेगा, इस बड़ी कैंडल के या तो नीचे निकल जाए या ऊपर निकल जाए, बाजार में एक बड़ी हलचल आएगी। हालांकि निफ्टी में वो हलचल 19,240 तक नीचे की तरफ आ सकती है, मजबूत सपोर्ट है। कोई बहुत बड़ा ट्रेड जो है यहाँ पे जो भी बनेगा वो 19,400 तोड़ने के बाद ही बनेगा, क्योंकि 19,430-20 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट बनी है अभी जिस तरीके से बाजार का भी जो हाल है। ऊपरी लेवल पर 19,800 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, तो वो एक रेजिस्टेंस रहना है, बट मुझे लग रहा है कि अभी वो बात ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। इस जो एक्सपायरी डेज के जो हाईज और लो थे उनके बीच में ट्रेड बाजार करेगा, ऐसा हमारा मंगलवार के लिए अनुमान है। और फिर वही स्ट्रेटेजी है, बाजार ऊपर चले जाए ना भैया सेल कर देना, ज़्यादा नीचे चले जाए, थोड़ा नीचे में नहीं, ज़्यादा नीचे चले जाए तो बाय बनेगा। आईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, रिलायंस और हिंडाल्को जैसे शेयर्स मजबूत थे। अदानी एंटरप्राइज, एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, टीसीआर और एक्सेल टेक जैसे शेयर कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो तेजी वालों के साथ थी, बहुत दिनों से सेल ऑफ हो रहा था भैया, थोड़ा आना भी चाहिए था। हिंडाल्को, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प, डीवीज लैब जैसे शेयर्स मजबूत थे। अदानी एंटरप्राइज भैया, डीवीज लैब में मेरी मंदी की पोजीशन चल रही है अभी, जो लोग बार बार सवाल पूछते हैं, पोजिशनल बेसिस बैठे हुए, महीने 2 महीने 3 महीने भी और इंतजार कर सकते हैं। हाँ, बीच बीच में हम ट्रेड करते रहते हैं, ऊपर के लेवल्स पर और जाके जो है शॉर्ट बिल्डअप कर लेते हैं, फिर कुछ पोजीशंस फिर हम नीचे कवर भी कर लेते हैं। वो देखिएगा वो दौर चल रहा है हमारा, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी हम पोजीशंस में, क्योंकि बहुत बार आप पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर डीवीज में, तो मैंने कहा कि डीवीज में बैठे ना मंदी में, तो भैया बैठे हैं, निकले नहीं है अभी।
अदानी एंटरप्राइज, एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक 283 पॉइंट्स की तेजी, लेकिन ऊपर से जो है एक अच्छा जो है इसने तो देखिएगा अपनी जो एक्सपायरी डे की कैंडल थी उसके हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश की और वहीं से सेलिंग आ गई, और सेलिंग आके बाजार जो है ऊपर से तकरीबन जो है 200 पॉइंट के आसपास जो है करेक्ट हुआ। हालांकि जो एडजस्टमेंट करने के बाद बाजार केवल ऊपरी लेवल से 150 पॉइंट आपको दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में भी हमारा सेम रुख है कि अभी इसी कैंडल के बीच में काम करेगा बाजार। 44,800 के आसपास सेलिंग, 44,200 के आसपास बाइंग, इस रेंज में ही बाजार चलता रहेगा। नीचे की तरफ आए भैया जो लोग ऑप्शन सेलर हैं, भैया नीचे की तरफ आए पुट बेच दो, ऊपर की तरफ जाए कॉल बेच दो, और सबसे बढ़िया है कि भैया डेल्टा न्यूट्रल खेल लो कि दोनों बेच लो, स्टार्डल बेच लो, जिधर जाए पोजीशंस उसको एडजस्ट करते रहो। मुझे लग रहा है कि मंगलवार के लिए यही रहेगा, और क्योंकि बुधवार को एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में पैसे बनने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे। और फिर हम बात करेंगे एक्सपायरी वाले दिन शायद कोई बड़ा मूव भी आ जाए, वो हम ट्यूसडे के मूव पर जो है देखेंगे। एसबीआई, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब शेयर्स जो है आज तेजी में थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अब एक वीकली लेवल पर, मंथली लेवल पर और डेली बेसिस पर मंदी दे रहा है। अब आप कहोगे सर मंदी अभी की बात करो, नहीं भैया मैं मंदी 740, 50, 60, 70 सब जगह बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदी वालों को अब परम आनंद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल सकता है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। बट अब यहाँ पे रिस्की ट्रेड हो गया, नया ट्रेड नहीं बनता है। यहाँ पे ऊपर बनता था 750, 760 के आसपास, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 700 रुपये तोड़ने के लिए बेताब हुआ है, और 700 तोड़ने के बाद 680 रुपये तक के दायरे आपको बहुत ही जल्द अगले 10 से 15 दिनों में मिलने चाहिए। बट ऐसे ट्रेड्स के 732 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 732 ना रखे, थोड़ा सा अगर मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 732, और थोड़ा सा रिस्की है तो 721, 22 रुपये का, 22 रुपये, 722 रुपये का स्टॉप लॉस लेके मुझे लगता है 680 रुपये के भाव इसमें आने चाहिए। और अगर 722 के ऊपर खुल जाए तो इसको फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 722 अगर टूट के ऊपर की तरफ आता है तो 727, 28 के आसपास मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है। फिर उसमें 740 से 738 रुपये के स्टॉप लॉस लग के फिर भी टारगेट हमारा 680 रुपये का ही रहने वाला है। कोई भी निवेश करें, ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। मैं केवल आपको एजुकेशन पर्पजेज़ के लिए मुझे जो लग रहा है, जो सौदा बन रहा है, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआई बैंक, ये सब जो है तेजी में थे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एफआईआईज ना भैया गेम कुछ बड़ा हो रहा है। ये अभी हम जो है ना तेजी कर रहे हैं, इसका असर जो है हमें पता चलेगा अब जल्द ही आने वाला है। क्लाइमैक्स जो है ना कुछ है। एफआईआईज ने ना, देखो मैं आपको एफआईआईज की तरीका बता रहा हूँ। एफआईआईज खाली प्रॉफिट बेच रहे हैं। आप बाजार के अंदर जिन शेयर्स में तेजी हो रही है भैया, ये अपना 1000-1500 करोड़ रुपए रोज बेच लेते हैं। इनकी कैपिटल की जो वैल्यू है, इनका जो पोर्टफोलियो का साइज है वो सेम है। पोर्टफोलियो इनका बढ़ता है एफआईआईज का, मान ली सारे एफआईआईज का पोर्टफोलियो अगर आप लगाएं तो उस पोर्टफोलियो में एक दिन में बढ़ोतरी होती है 60,000 करोड़ की। ये उसमें से 1000, 2000, 3000 करोड़ बेच देते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये सोच रहे हो कि एफआईआईज नेट सेलर है, नहीं भाई, एफआईआईज इतने स्मार्ट हो गए हैं, तुम बाजार को बढ़ाए जाओ, हम अपना प्रॉफिट रोज अपने अंदर करे जाएंगे। तो वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपना जितना तुम ऊपर खींच रहे हो, कैपिटल डाल रहे हो, जितना म्यूचुअल फंड्स में रिटेल का पैसा आ रहा है, जितना डोमेस्टिक मनी आ रही है, भैया आने दो। जितना हमारा पोर्टफोलियो के अंदर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, खाली ये प्रॉफिट का पार्ट बेचा जा रहा है एफआईआईज का भी। अगर कैपिटल बेचेंगे ना तो फिर वो थोड़ी एग्रेसिव सेलिंग हो जाएगी। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार एफआईआईज बेच रहे हैं। भाई एफआईआईज इतने अच्छे प्रॉफिट पे हैं। इंडिया के बाजार में अगर आप 24 या 23 के पी रेशियो पर इंडेक्स को खरीदोगे, और स्मॉल कैप और मिड कैप में तो यार इतनी बेइंतहा मतलब हो रखी है कि मतलब वैल्यूएशंस के कोई मतलब मैं आपको कहूँ कि पेपर शेयर या एक दो सेक्टर हो रहा है, उनको अगर हम छोड़ दें यार कहीं वैल्यूएशन ही नजर नहीं आती है हमें। मतलब मोमबत्ती ढूंढ के मोमबत्ती लेके ढूंढोगे ना, मैं कह, ये कहावत है, मोमबत्ती लेके ढूंढोगे तो 100 जगह ढूंढोगे एक मिलेगी। तो यहाँ पे एक ही शेयर मिल रहा है आज की डेट में। अगर मैं 100 शेयर का एनालिसिस करूँ, एक शेयर मिल रहा है, उस पर भी मैं कहता हूँ कि यार इसमें भी अगर 10-15% करेक्ट हो जाए तब बात बनेगी। तो इस तरीके की वैल्यूशंस है। तो ऐसी वैल्यूशंस के बाद मैंने देखा है जब
चीप वैल्यूशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीप हो जाती है, तब भी बाजार ऐसे ही चलता है, साल साल डेढ़ साल परेशान कर देता है। हम कहते हैं 4 के पी पे शेयर चल क्यों नहीं रहा, लेकिन वो जब चलता है ना बाजार बहुत बढ़िया चलता है, फिर शेयर डबल या ट्रिपल होते हैं ऐसे बेस से। और जब इस तरीके से महंगा बाजार होता है ना तो वो एकदम नहीं गिरता, वो धीरे धीरे रिस्क के गिरता, लोगों को पता भी नहीं चलता उनके शेयर पिट गए, और जो शेयर्स में वो बैठे हुए हैं पोर्टफोलियो कम हो गया और पैसे बने नहीं। इसके बारे में एक अलग से वीडियो आपके साथ हो सकता है चर्चा करूं कि अभी मुझे क्या आउटलुक लग रहा है, क्या यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे 700 करोड़, कुछ नहीं है ये, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एफआईज देखिए स्टॉक फ्यूचर्स तो उन्होंने खरीद ही रहे, तो अपनी कहीं ना कहीं हैज लेके भी वो चल रहे हैं। और पुट कॉल रेशियोज में 0.854 न्यूट्रल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बाजार ऊपर गिरा तब भी ये पुट कॉल रेशियो में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई, यानी कि करेक्ट हुआ। पुट बेचने वालों में अभी भी कॉन्फिडेंस है। इसी तरीके से निफ्टी बैंक के तो पुट राइटर्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पर देखिएगा अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन आएगी तब जब 1.2 के ऊपर पीसीआर जाएगा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा संभल ही नहीं रहा। अगर आप पूरे एक हफ्ते के दौरान देखोगे, पिछले हफ्ते में देखो, 2 हफ्ते में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने भैया दम तोड़ दिया है, ऐसा लग जैसे किसी टांगे टूट गई हो। और वो जो रीज़न है वो वहाँ पे यूएस के जो खुद के डोमेस्टिक रीजन्स हैं वो भी हैं, बट अगर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में चाइना की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसका इम्पैक्ट आने लग गया है और कोई चीज़ें आएंगी, तो देखिएगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अगर 33,000 के नीचे चला जाए बाई चांस, तो भैया फिर हमारे बाजार पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ब्रांड क्रूड में रिलीफ आ गया हमारा, वो $92 के आसपास आ गया, और 19,600 पे तो देखिएगा पुट राइटर यानी कि तेजी करने वाले मजबूत हैं, लेकिन कॉल राइटर ना थोड़ा दूर भग गए और 19,800 पर आ गए हैं, तो ये बुल्स के लिए अच्छी खबर है। वहीं पर अगर निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक में भी कॉल राइटर्स जो थे वो ट्रैप हो गए, उन्होंने अपनी पोजीशंस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ली, लेकिन पुट राइटर एग्रेसिव है, तो उसी को देख के मुझे लगता है कि बाजार 44,800 और 45,000 तक भी अटेम्प्ट कर सकता है, और वो सोमवार को भी कर सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जो है रहने वाली है, और अगर डिप मिलती है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। बाजार शायद अभी इसी रेंज में रहेगा, 44,100-200 से लेकर 44,800 तो थोड़ा सा ब्रॉडर जाएंगे तो 45,000 एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। अभी भी मैं डायरेक्शनल प्ले नहीं मान रहा हूँ, हालांकि अभी जो डेटा आएंगे, जो प्रोविजनल डेटा अगर उपलब्ध होंगे, तो अगर कुछ डेटा कल आते हैं 1 तारीख में, तो फिर कुछ और ज़्यादा क्लियरली हम बात कर पाएंगे आपके साथ। तो उसके बाद हो सकता है कि हम कल ना वीडियो बना के 2 तारीख 2 अक्टूबर में जब सब लोग छुट्टी मना रहे होंगे तब आपके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी हमारे पास, जब डेटा थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना तो हम थोड़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी के साथ बात कर सकते हैं कि भाई आगे का आउटलुक हमें क्या लग रहा है। बट आज मैंने आपके साथ जो बात की कि जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं वो भी इम्पैक्ट डालेंगी बाजार के ऊपर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मेरे से जो है एक हमारे फ्रेंड ने पूछा कि सर अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, वैसे तो सरकारें बदलने से किसी का धंधा तो बदलता नहीं है, लेकिन धंधे की परसेप्शन बदल जाती है। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते या बीजेपी नहीं आते तो ये तो फिर क्लियर है कि कोई सिंगल पार्टी तो आएगी नहीं, मिली जुली सरकार आएगी। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से काम करना चाहेंगी, और भाई पॉलिटिकल पार्टी में देखो इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना यार अपना फंड भी तो आगे का भी तो भविष्य देखना है। अगर वो सरकार में आएंगी तो अपना भविष्य भी तो अगले 5-7 साल का सुरक्षित करेंगे फाइनेंशियली। तो डिसीजन जो है वो पार्टी लाइन के साथ होंगे, और इतनी पार्टी डिसीजंस लेंगी तो बिजनेस वालों के लिए कोई क्लियर पॉलिसी नहीं होगी। और मैं तो सीधी सी बात, मैं अगर देखूँ तो मैं इस पूरी गवर्नमेंट में ना गडकरी जी को जो है सलाम करता हूँ। गडकरी जी ने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल किया है, मतलब वो काबिल तारीफ है। मैं पहले पुराने सरकारों में हम देखते थे रोड क्लियरेंस ही नहीं मिलती थी, कभी लैंड क्लियरेंस नहीं मिलती थी, कहीं एनवायरनमेंट क्लियरेंस, कभी पेड़ क्यों काट दिए, यहाँ से रोड नहीं बन सकता। एक विज़न, एक दृष्टिकोण, एक एक्टिवनेस, ठीक है जी, और फिर एक कूल माइंड के साथ, और फिर विपक्ष का साथ होना, ये सब जो है गडकरी जी ने जो करके दिखाया ना वो काबिल तारीफ है। वो सब चैलेंजेस आ जाएंगे आपके सामने।
तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट के बहुत सारे फ्रंट पे है, जैसे डिफेंस के अंदर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जो मतलब शिप बिल्डिंग की कंपनीज हैं, बीईएल जैसी जो कंपनीज हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, फिर उसी तरीके से जो बैंकों के अंदर जो क्लीन हुई है बैलेंस शीट, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों पे परसेंट चिन्ह लग जाएगा। और मैं आपको एक ही बात, मेरा जो अपना अनुमान है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते या बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, निफ्टी आपको 15,000 रुपये या उसके नीचे नजर आएगा। तो सर आप क्या मान रहे हैं कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं घटेगी, लेकिन कंपनी की ग्रोथ करने की स्पीड घट जाएगी, जिसकी वजह से वैल्यूएशंस नीचे की तरफ आ जाएंगे। और मिलीजुली सरकार रहती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, तो उसका असर अलग होता है। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट बाजार को पसंद नहीं आते। तो मैंने जो उनको जवाब दिया वही आपको भी दे रहा हूँ, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती है तो आप निफ्टी को 15,000 रुपये मान के चलिए, और जो रैली आपको स्मॉल कैप मिड कैप की दी हुई है ये सब फीजल आउट हो जाएगी। सारे शेयर्स जो है 30-30, 40-40, 50-50% आपको डाउन होते हुए मिलेंगे एवरेजली। ऐसा कुछ शेयर टूटेंगे ही नहीं, लेकिन कुछ शेयर ऐसे टूटेंगे कि वो 70-80%, बट एवरेजली 40 से 50% की करेक्शन आपको स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये था अपना आकलन बाजार के बारे में। आप मेरी बात से जो है सहमति रखते हैं तो भी, और नहीं रखते हैं तो भी कमेंट जरूर करिएगा। और स्पेशली जो आज का जो व्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जैसा मैं खुद मार्केट के बारे में सोच रहा हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपके व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, मैं उस बात के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई है तो भी कमेंट करना, जो चीज़ अच्छी लगी है उसके लिए भी कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।